लो बच्चों, नमस्कार। तो आपका स्वागत है टीच फॉर एजुकेशन में। तो आज हम पढ़ेंगे MGP 11 के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो लास्ट 5 ईयर में आपके बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं। ठीक, और 90% क्वेश्चन इसी में से आते हैं। बट आप एक चीज़ का ध्यान रखना, क्वेश्चन सेम नहीं पूछे जाते। उन्हीं टॉपिक्स को, उन्हीं क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाता है। आपको क्वेश्चन पर ध्यान देना है। अगर आपको हिंदी में समझना है तो आप इंग्लिश में एक बार जरूर देखा कीजिए, ताकि आपके डाउट क्लियर हो और आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है MGP 11 का कि मानव सुरक्षा और मानव विकास के बीच अंतर संबंध और अन्योन्याश्रयता की व्याख्या कीजिए। अब हमें मानव सुरक्षा और मानव विकास के बीच संबंध बताना है। क्या है? अब परिचय में क्या लिखोगे? आपके वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में मानव कल्याण, सुरक्षा और विकास अंतर्राष्ट्रीय चिंतन के प्रमुख विषय बन गए हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है भाई, जो है मानव कल्याण है, मानव सुरक्षा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक बने हुए हैं। जो पारंपरिक सुरक्षा अवधारणा जहाँ राज्य की सुरक्षा पर केंद्रित थी, वहीं मानव सुरक्षा की अवधारणा व्यक्ति की सुरक्षा को प्राथमिकता देती है। अब इसी प्रकार मानव विकास की अवधारणा केवल आर्थिक वृद्धि तक सीमित न होकर व्यक्ति की क्षमताओं, अवसरों और जीवन की गुणवत्ता में सुधार पर बल देती है। ठीक है, मानव सुरक्षा मानव विकास दोनों का केंद्र मानव है। चाहे वो मानव सुरक्षा हो चाहे मानव विकास हो, दोनों का उद्देश्य क्या है? मानव। ठीक है, केंद्रीय मानव है, सेंटरी मानव है, तथा दोनों एक दूसरे के पूरक और अन्योन्याश्रयता हैं। मतलब एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे बिना दोनों संपूर्ण नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव सुरक्षा का अर्थ क्या है? भाई मानव सुरक्षा का अर्थ से व्यक्तियों के भय, हिंसा, गरीबी, भूख और बीमारी तथा अन्य खतरों से सुरक्षा प्रदान करना है। 1994 की यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार मानव सुरक्षा का उद्देश्य लोगों को भय से मुक्ति है और डर से मुक्ति है, फ्रीडम ऑफ फियर, और अभाव से मुक्ति यानी फ्रीडम ऑफ वांट प्रदान करना है। इसमें आर्थिक, खाद्य, स्वास्थ्य और पर्यावरणीय, व्यक्तिगत और सामुदायिक तथा राजनीतिक सुरक्षा शामिल है। ठीक है, ये मानव सुरक्षा का अर्थ है कि भय से मुक्ति, हिंसा, गरीबी, भूख और बीमारी जैसी समस्याओं से मुक्ति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाई मानव विकास का अर्थ मैंने 2 बार डाल दिया है, सॉरी अलग है मानव विकास का अर्थ। अब मानव विकास का अर्थ क्या? ऊपर तो सुरक्षा का पड़ा कि भय से मुक्ति, गरीबी, भुखमरी, इन सब समस्याओं से मुक्ति है। अब मानव विकास का अर्थ है कि लोगों की क्षमताओं और विकल्पों का विस्तार करना, ताकि वे स्वस्थ, शिक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सकें। अब भाई मानव विकास का अर्थ क्या हुआ कि क्षमताओं यानी एबिलिटी, विकल्प यानी ऑप्शंस का विस्तार करना, ताकि वे स्वस्थ और शिक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सकें। इस अवधारणा को महबूब उल हक ने विकसित किया। और मानव विकास केवल आय वृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, समानता और स्वतंत्रता को भी समाहित करता है। अब दोनों बार समझ में आया आपको, मानव विकास और मानव सुरक्षा का। भाई मानव सुरक्षा का अर्थ, मानव विकास का अर्थ क्या समझ में आया कि भाई ऑप्शन और एबिलिटी, ठीक है, दोनों को बढ़ाना। और आगे बढ़ते हैं। मानव सुरक्षा और मानव विकास के बीच अंतर संबंध। संबंध की बात करें तो विकास मानव सुरक्षा का आधार है। जब लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा बेहतर जीवन स्तर प्राप्त होता है, तब वे विभिन्न प्रकारों के खतरों और संकटों का सामना करने में सक्षम बनते हैं। इस प्रकार मानव विकास और मानव सुरक्षा मौजूद बनता है। और आगे बढ़े तो मानव सुरक्षा और मानव विकास पूर्व शर्त क्या है कि यदि समाज में हिंसा, आतंकवाद, युद्ध और राजनीतिक अस्थिरता, महामारी या पर्यावरण संकट मौजूद हो, तो विकास की प्रक्रिया बाधित हो जाती है। इसलिए मानव विकास के लिए सुरक्षित वातावरण आवश्यक होता है। ठीक है, आतंकवाद को खत्म करना, युद्ध को रोकना, हिंसा को रोकना, ये आवश्यक होता है मानव सुरक्षा और मानव विकास के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोनों का उद्देश्य मानव कल्याण। भाई दोनों का उद्देश्य क्या है? मानव का कल्याण करना। मानव सुरक्षा और मानव विकास दोनों ही व्यक्ति केंद्रित अवधारणा है, मतलब व्यक्ति पर केंद्रित है। इनका मुख्य उद्देश्य मानव गरिमा, स्वतंत्रता और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है गरीबी उन्मूलन, परस्पर सहयोग। अब गरीबी मानव सुरक्षा का प्रमुख कारण है। मानव विकास रोजगार, शिक्षा और अवसर प्रदान करके गरीबी को कम करता है, जबकि मानव सुरक्षा लोगों को आर्थिक संकट और सामाजिक जोखिम से बचाती है। देखो ये उन्मूलन का परस्पर है। और आगे के सतत विकास को प्रोत्साहन मतलब पर्यावरण संरक्षण और संसाधनों का न्यायपूर्ण उपयोग तथा सामाजिक समानता दोनों अवधारणाओं में महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक है, अब इसीलिए मानव सुरक्षा और मानव विकास मिलकर सतत विकास की दिशा में कार्य करते हैं। अब सतत विकास क्या होता है? जैसे कि आपको पता होगा, ऐसा विकास जो भविष्य के साथ साथ फ्यूचर में आने वाली पीढ़ी के लिए भी हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संकटों और आपदाओं से निपटने की क्षमता। भाई महामारी, प्राकृतिक आपदाएं और आर्थिक मंदी जैसी परिस्थितियों में मानव सुरक्षा लोगों की रक्षा करती है।
जबकि मानव विकास लोगों को पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए आवश्यक क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 7 है कि लोकतंत्र और मानवाधिकार की रक्षा। अब मानव विकास नागरिक को जागरूक और सशक्त बनाता है, जबकि मानव सुरक्षा उनके अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा करती है। दोनों मिलकर लोकतांत्रिक समाज के निर्माण में योगदान देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाई निष्कर्षता क्या क्या निकलता है कि भाई मानव सुरक्षा और मानव विकास एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, मानव विकास लोगों की क्षमता और अवसरों का विस्तार करता है, जबकि मानव सुरक्षा उन उपलब्धियों की रक्षा करती है जो दोनों के बीच गहरा और अविभाज्य संबंध है। किसी भी राष्ट्र और समग्र समावेशी और सतत विकास के लिए मानव सुरक्षा और मानव विकास का साथ साथ सुदृढ़ होना अत्यंत आवश्यक है। गांधी जी के सर्वोदय और मानव कल्याण संबंधी विचार इसी मानव केंद्रित विकास और सुरक्षा की अवधारणा पर बल देता है। अब देखो, मैंने हर बार आपको बताया कि निष्कर्ष आप अपने हिसाब से बना के लिखो तो बेटर होता है। ठीक है, और उतना अच्छा मतलब जैसा आप पॉइंट लिखते हो उसी के हिसाब से निष्कर्ष लिखा करो, ताकि जो चेक करने वाला बंदा हो उसको ये लगे कि हाँ बच्चे ने अपने हिसाब से ही लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। भाई गांधीवादी दृष्टिकोण में मानव सुरक्षा की व्याख्या। भाई गांधी जी के हिसाब से मानव सुरक्षा क्या है, ये पढ़ने वाले उनका दृष्टिकोण क्या कहता है। भाई मानव सुरक्षा समकालीन विश्व की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसका संबंध व्यक्ति के जीवन, सम्मान, स्वतंत्रता, कल्याण की सुरक्षा से है। ये केवल राज्य की सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को भय, हिंसा, गरीबी, शोषण, भूख और असमानता से मुक्त जीवन प्रदान करने पर बल देती है मानव सुरक्षा। ठीक है, महात्मा गांधी के यद्यपि मानव सुरक्षा शब्द का प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग नहीं किया, फिर भी उनके विचार मानव सुरक्षा की आधुनिक अवधारणा के साथ गहरा साम्य रखते हैं। उन्होंने डायरेक्टली नहीं कहा, बट उनके जो विचार है वो मानव सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। ठीक है, गांधी जी का मानना था कि वास्तविक सुरक्षा सैन्य शक्ति में नहीं, बल्कि सत्य, अहिंसा और न्याय और मानव कल्याण पर निहित है। ठीक है, ये गांधी जी कहते थे। अब भाई गांधी जी के दृष्टिकोण की बात करें तो अहिंसा मानव सुरक्षा का आधार। भाई गांधी जी के अनुसार अहिंसा मानव जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा है। किसी युद्ध और संघर्ष में मानव अस्तित्व के लिए खतरा है, जबकि अहिंसा समाज में शांति, सहयोग और सद्भाव को बढ़ावा देती है। इसीलिए मानव सुरक्षा का मूल आधार अहिंसा है। अब तो गांधी जी की जहाँ भी बात है आपको 3-4 शब्द तो याद रखने हैं। अहिंसा, सत्याग्रह और सद्भाव जीवन और शांतिपूर्ण माहौल। ये 4 शब्द याद रखोगे, आप कोई सा भी गांधी जी के ऊपर क्वेश्चन है लिख डालो। ठीक है, सिंपल सा। आगे बढ़ते हैं। भय से मुक्ति। भाई गांधी जी का मानना था कि व्यक्ति को भयमुक्त जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए। राजनीतिक दमन, सामाजिक अन्याय और आर्थिक शोषण लोगों में भय उत्पन्न करते हैं। सत्याग्रह, राजनीतिक साहस और माध्यम से गांधी जी ने भयमुक्त समाज की कल्पना की है। ठीक है, और वो क्या कहते हैं भाई गांधी जी आर्थिक सुरक्षा की बात करें तो गांधी जी ने गरीबी को हिंसा का सबसे बुरा रूप माना है। उनका विश्वास था कि प्रत्येक व्यक्ति को भोजन, वस्त्र और आवास, रोजगार जैसी मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध होनी चाहिए। स्वदेशी ग्राम स्वराज, कुटीर उद्योग के माध्यम से उन्होंने आर्थिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता पर बल दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाई सामाजिक समानता और न्याय। गांधी जी जाति, छुआछूत, लैंगिक भेदभाव जैसे सामाजिक असमानता के विरोधी थे। ठीक है, उनका मानना था कि जब तक समाज समानता और न्याय स्थापित नहीं होगा तब तक वास्तविक मानव सुरक्षा संभव नहीं है। अगला पॉइंट कहता है कि सर्वोदय की अवधारणा। भाई गांधी जी का सर्वोदय सिद्धांत है सबके कल्याण पर आधारित। मानव सुरक्षा तभी सुनिश्चित हो सकती है जब समाज में सबसे कमजोर, वंचित वर्ग का विकास और संरक्षण हो। भाई गांधी जी कहते थे सबका विकास होना चाहिए, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, और ये तभी संभव है जब हम सबको साथ लेकर चलें। इसीलिए उन्होंने सर्वोदय की अवधारणा बताई, जिसमें अर्थ ही है सबका कल्याण, सबका विकास। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण सुरक्षा। भाई गांधी जी ने प्रकृति के साथ संतुलन जीवन जीने की वकालत की। उनका प्रसिद्ध कथन है कि प्रकृति प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा कर सकती है, लेकिन किसी एक व्यक्ति की लालच को नहीं, क्योंकि हमारी इच्छाएं क्या है, अनलिमिटेड है, कभी ख़त्म नहीं हो सकती हैं। इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा। यह विचार पर्यावरण सुरक्षा और सतत विकास का आधार है। वो होता है ना कि इंसान को एक चीज़ मिलती है, उसको और अच्छी चीज़ होती है, उससे और अच्छी चीज़ होती है, इसीलिए हमारी आवश्यकताएं ख़त्म नहीं होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विकेंद्रीकरण और ग्राम स्वराज। गांधी जी के अनुसार स्थानीय स्तर पर सशक्त और आत्मनिर्भर समुदाय मानव सुरक्षा को मजबूत बनाते हैं। ग्राम स्वराज की अवधारणा लोगों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाई गांधीवादी मानव सुरक्षा की विशेषता। अब भाई मानव सुरक्षा की विशेषता क्या है? अहिंसा और शांति पर आधारित, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, और व्यक्ति केंद्रित दृष्टिकोण, आर्थिक और सामाजिक न्याय पर बल, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का महत्व, और पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास का समर्थन,
और इसके अलावा कमज़ोर और वंचित वर्ग के कल्याण पर विशेष ध्यान, ये उनकी विशेषताएं हैं। और निष्कर्ष क्या निकलता है भाई, निष्कर्षतः गांधीवादी दृष्टिकोण में मानव सुरक्षा का अर्थ केवल शारीरिक सुरक्षा नहीं, बल्कि व्यक्ति की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ठीक है, गांधी जी ने सत्य, अहिंसा और सर्वोदय, ग्राम स्वराज और सामाजिक न्याय के माध्यम से ऐसे समाज की कल्पना की जहाँ प्रत्येक व्यक्ति सम्मान, स्वतंत्रता, भयमुक्त वातावरण में अब जीवन व्यतीत कर सके। आज के समय में बढ़ती हिंसा, असमानता और पर्यावरण संकट के संदर्भ में गांधी जी मानव सुरक्षा की अवधारणा अत्यंत प्रासंगिक और मार्गदर्शक सिद्ध होती है। और क्योंकि भाई उनके विचार ही शांति पर थे, इसलिए उनके विचारों को इस तरीके से बताया है कि वो मानव सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन थर्ड है आपका, संरचनात्मक हिंसा क्या है भाई। हिंसा के ऊपर तो क्वेश्चन 100% आएगा। इसके विभिन्न आयाम प्रकारों की व्याख्या कीजिए भाई। हिंसा के आयाम क्या है, सॉरी हिंसा के आयाम क्या है, प्रकार क्या है, ये बताना है। अब परिचय की बात करें भाई, हिंसा को सामान्य शारीरिक नुकसान पहुंचाने वाली क्रिया के रूप में समझा जाता है। ठीक है, लेकिन हिंसा एक अप्रत्यक्ष रूप से होती है जिसने संरचनात्मक हिंसा कहा जाता है, जहाँ ऐसी हिंसा है जो समाज की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संरचनाओं में निहित होती है तथा लोगों को उनके अधिकारों, अवसरों, आवश्यकताओं, संसाधनों से वंचित करती है। इस अवधारणा को प्रसिद्ध शांति चिंतक जोहान गाल्टुंग ने प्रतिपादित किया, जिसने नेगेटिव और पॉजिटिव शांति को भी बताया है, हिंसा को भी बताया है। अब उनके अनुसार जब सामाजिक व्यवस्था लोगों को मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा बनती है तो वह संरचनात्मक हिंसा का रूप धारण कर लेती है, मतलब बनावटी। अब संरचनात्मक हिंसा का अर्थ क्या है भाई। संरचनात्मक हिंसा वह स्थिति है जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संस्थाएं इस प्रकार कार्य करती हैं कि कुछ लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सम्मान, न्याय और विकास के अवसर प्रदान नहीं हो पाते। इसमें किसी व्यक्ति के द्वारा प्रत्यक्ष हिंसा नहीं की जाती, बल्कि समाज में असमान और अन्यायपूर्ण संरचनाएं ही लोगों के शोषण और पीड़ा का कारण बनती है। ठीक है, उदाहरण के लिए गरीबी, बेरोजगारी, जातीय भेदभाव, लैंगिक असमानता और संसाधनों का असमान वितरण संरचनात्मक हिंसा के रूप है। ठीक है, क्या क्या, गरीबी, बेरोजगारी, जातीय भेदभाव, लैंगिक असमानता, संसाधनों का असमान वितरण संरचनात्मक हिंसा का रूप है। देखो ये पॉइंट आपको याद होगा तो आप इन पॉइंटों को बना के लिख दो, बहुत अच्छे। सबसे इंपॉर्टेंट होता है एमए के स्टूडेंट के लिए पॉइंट को याद होना। पॉइंट याद हो तो बच्चा बना के वैसे भी लिख सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बस इसके विभिन्न आयाम की बात करें तो आर्थिक संरचनात्मक हिंसा, जब समाज में धन और संसाधन का वितरण असमान होता है तब गरीबी वर्ग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता, तब आर्थिक संरचनात्मक हिंसा उत्पन्न होती है। गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी और आर्थिक शोषण इसके प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सामाजिक संरचनात्मक हिंसा जाति, धर्म, नस्ल, लिंग या समुदाय के आधार पर होने वाला भेदभाव सामाजिक संरचनात्मक हिंसा का रूप है। इससे समाज के कुछ वर्ग और विकास सम्मानजनक जीवन से वंचित रह जाते हैं। ठीक है, ये सामाजिक हिंसा हुई। अब अगली है कि राजनीतिक संरचनात्मक हिंसा। भाई जब नागरिक को राजनीतिक अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, निर्णय निर्माण की प्रक्रिया और भागीदारी से वंचित किया जाता है तब राजनीतिक संरचनात्मक हिंसा उत्पन्न होती है, जैसे तानाशाही, दमनकारी शासन और मानवाधिकार का उल्लंघन। तो बड़े सिंपल पॉइंट है इसके, बहुत ही आसान पेपर है। आगे बढ़ते हैं। सांस्कृतिक संरचनात्मक हिंसा, तो जब सांस्कृतिक परंपराएं, धार्मिक मान्यता या फिर सामाजिक रीति रिवाज असमानता और भेदभाव को उचित ठहराते हैं तब सांस्कृतिक हिंसा उत्पन्न होती है। जातिवाद, छुआछूत और महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण मान्यता इसके उदाहरण हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लैंगिक संरचनात्मक हिंसा, भाई महिला और अन्य लैंगिक समूह के साथ होने वाले असमान व्यवहार, शिक्षा और रोजगार में भेदभाव तथा निर्णय लेने के अधिकारों को वंचित करना लैंगिक संरचनात्मक हिंसा कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर्यावरणीय संरचनात्मक हिंसा, अब भाई जब विकास की नीतियाँ, संसाधनों का दुरुपयोग के कारण लोगों को स्वास्थ्य, आजीविका और जीवन प्रभावित होता है तब पर्यावरणीय संरचनात्मक हिंसा उत्पन्न होती है। अब प्रदूषण, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन इसके उदाहरण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाई संरचनात्मक हिंसा के दुष्परिणाम क्या होते हैं। अब दुष्परिणाम की बात करूँ तो भाई गरीबी और असमानता में वृद्धि होती है, सामाजिक तनाव उत्पन्न होता है, संघर्ष को बढ़ावा मिलता है, मानवाधिकार का हनन होता है, विकास की प्रक्रिया में बाधा होती है और सामाजिक न्याय और शांति को खतरा पहुंचता है। और इसके दूर करने के उपाय क्या हैं, भाई संरचनात्मक हिंसा को दूर करने के उपाय क्या हैं। अब इसके उपाय हैं कि सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देना,
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध कराना, मानवाधिकार की रक्षा करना, लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करना और गांधीवादी सिद्धांत जैसे अहिंसा, सर्वोदय और सामाजिक न्याय को अपनाना। ठीक है। और निष्कर्ष क्या निकलता है भाई? निष्कर्षतः संरचनात्मक हिंसा प्रत्यक्ष हिंसा की तुलना में अधिक व्यापक और गहरी समस्या है। ठीक है, क्योंकि ये समाज की संस्थागत व्यवस्थाओं में निहित होती है। गरीबी, असमानता, भेदभाव और अन्याय इसके प्रमुख रूप हैं। एक न्यायपूर्ण समानतामूलक और शांतिपूर्ण समाज के निर्माण के लिए संरचनात्मक हिंसा को समाप्त करना अत्यंत आवश्यक है। और गांधी जी के सामाजिक न्याय और अहिंसा और सर्वोदय सिद्धांत इस दिशा में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हिंसा क्या है? प्रत्यक्ष डायरेक्ट और संरचनात्मक हिंसा के बीच अंतर संबंध। अभी जैसे कि हमने ऊपर संरचनात्मक हिंसा पढ़ा, अब पढ़ेंगे हम डायरेक्ट और संरचनात्मक हिंसा में क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है। ठीक है। अब भाई हिंसा, जैसे मैं बताया वायलेंस, कि मानव समाज की एक गंभीर समस्या है जो शांति, न्याय और मानव विकास के लिए बाधक होती है। सामान्यतः हिंसा का अर्थ किसी व्यक्ति, समूह या समुदाय को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक अथवा आर्थिक क्षति पहुंचाना है। हिंसा केवल शारीरिक आक्रमण तक सीमित नहीं होती है, बल्कि ये अनेक रूपों में समाज में विद्यमान रहती है। अब शांति अध्ययन के क्षेत्र में जोहान गाल्टुंग ने हिंसा की व्यापक व्याख्या प्रस्तुत करते हुए प्रत्यक्ष हिंसा और संरचनात्मक हिंसा के बीच महत्वपूर्ण अंतर स्पष्ट किया है। अब क्या बताया इन्होंने? भाई हिंसा का अर्थ बताया कि हिंसा वह स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति या समूह जानबूझकर अथवा सामाजिक व्यवस्थाओं के कारण शारीरिक, मानसिक या आर्थिक हानि पहुंचती है। कैसी शारीरिक, मानसिक या आर्थिक हानि? हिंसा का अर्थ, हिंसा मानव गरिमा, स्वतंत्रता और अधिकारों का उल्लंघन करती है तथा समाज में भय, असुरक्षा और संघर्ष को जन्म देती है। ठीक है। अब भाई प्रत्यक्ष हिंसा की बात करें, भाई प्रत्यक्ष हिंसा वह हिंसा है जिसमें हिंसा करने वाला व्यक्ति समूह को स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, नजर आता है और पीड़ित को सीधे नुकसान पहुंचाता है। और उसमें क्या था? मानसिक रूप से था, इसमें सीधे डायरेक्ट। तो शारीरिक आक्रमण, हत्या, युद्ध और आतंकवाद, मारपीट और उत्पीड़न जैसे कार्य शामिल है। अब इसमें क्या था भाई? हिंसा का अर्थ हमने पढ़ा कि भाई ये हिंसा शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से हो सकती है। और डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष वायलेंस में क्या है, हिंसा में क्या है कि भाई इसमें भाई आक्रमण, हत्या, युद्ध, आतंकवाद, मारपीट जैसी चीज़ें शामिल हैं। उदाहरण के लिए हत्या, घरेलू हिंसा, युद्ध, दंगे और आतंकवादी हमले इसमें शामिल है। और संरचनात्मक हिंसा, जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा बहुत अच्छे से, कि संरचनात्मक हिंसा वह हिंसा है जो समाज की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक संरचनाओं में निहित है। इसमें व्यक्ति द्वारा सीधे नुकसान नहीं पहुंचाया जाता, बल्कि असमान और अन्यायपूर्ण व्यवस्था लोगों को अवसरों और संसाधनों के अधिकारों से वंचित कर देती है। उदाहरण के लिए गरीबी, बेरोजगारी, जातीय भेदभाव, लैंगिक असमानता, अशिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी। अब प्रत्यक्ष और संरचनात्मक हिंसा के बीच अंतर की बात करूँ भाई, अर्थ बताऊं तो किसी व्यक्ति या समूह द्वारा सीधे हानि पहुंचाना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचनाओं के कारण होने वाली हानि। ठीक है। स्वरूप की बात करूँ तो भाई प्रत्यक्ष और दिखाई देने वाली, अप्रत्यक्ष और छिपी हुई। मतलब प्रत्यक्ष हिंसा क्या है? ये प्रत्यक्ष और दिखाई देने वाली होती है। और संरचनात्मक हिंसा क्या है? अप्रत्यक्ष और छिपी हुई होती है। अब इसमें कर्ता, हिंसा करने वाला स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता है प्रत्यक्ष में, जबकि अप्रत्यक्ष में क्या, कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होता बल्कि व्यवस्था जिम्मेदार होती है। अब प्रभाव की बात करूँ भाई, प्रत्यक्ष में तत्काल नुकसान पहुंचता है क्योंकि ये डायरेक्ट होती है। और संरचनात्मक में क्या होता है कि धीरे धीरे और दीर्घकालिक नुकसान पहुंचता है। अब प्रत्यक्ष में क्या है कि भाई हत्या, युद्ध और आतंकवाद, मारपीट शामिल है। और अप्रत्यक्ष यानी कि संरचनात्मक में क्या है? गरीबी, भेदभाव और बेरोजगारी, अशिक्षा शामिल है। अब पहचान आसानी से पहचानी जा सकती है और दूसरी वाली को आसानी से नहीं पहचान सकते। अब समाधान क्या है? कानून और दंड के माध्यम से सामाजिक न्याय, समानता और नीतिगत सुधारों के लिए माध्यम से। ठीक है। अब दोनों के बीच संबंध की बात करूँ तो प्रत्यक्ष और संरचनात्मक हिंसा एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। कई बार संरचनात्मक हिंसा से उत्पन्न असंतोष, गरीबी, अन्याय प्रत्यक्ष हिंसा को जन्म देते हैं। इसीलिए स्थायी शांति की स्थापना के लिए केवल प्रत्यक्ष हिंसा को रोकना पर्याप्त नहीं है, बल्कि संरचनात्मक हिंसा को भी समाप्त करना आवश्यक है। ठीक है। और निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्षतः हिंसा केवल शारीरिक आक्रमण तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक और संस्थागत व्यवस्थाओं को भी विद्यमान हो सकती हैं। प्रत्यक्ष हिंसा जहाँ तत्काल और दिखाई देने वाली होती है, वहीं संरचनात्मक हिंसा छिपी हुई लेकिन अधिक व्यापक और दीर्घकालिक प्रभाव वाली होती है।
एक न्यायपूर्ण, समानतामूलक और शांतिपूर्ण समाज के निर्माण के लिए दोनों प्रकार की हिंसा को समाप्त करना आवश्यक है। गांधी जी की अहिंसा, सत्य और सामाजिक न्याय की अवधारणा इस दिशा में महत्वपूर्ण मार्गदर्शक प्रदान करती है। ठीक है, और आगे बढ़ें तो भाई क्वेश्चन नंबर 5 आता है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए गांधीवादी दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। भाई अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट में सहयोग के लिए गांधी जी ने क्या दृष्टिकोण दिया है। भाई गांधी जी के 4 शब्द तो आपको याद ही होंगे। भाई वर्तमान में शांति, विकास और मानवाधिकार, परिचय क्या कहता है वो पढ़ रहे हैं हम कि वर्तमान में शांति, विकास, मानवाधिकार, पर्यावरण संरक्षण और वैश्विक समस्याएं के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अत्यंत आवश्यक है। युद्ध, आतंकवाद, गरीबी, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक समानता ये चुनौतियाँ किसी एक राष्ट्र तक सीमित नहीं हैं, बल्कि समस्त मानवता को प्रभावित करती हैं। महात्मा गांधी ने यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर कोई व्यवस्थित सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किया, फिर भी उनके सत्य, अहिंसा, विश्व बंधुत्व, सर्वोदय, मानवता के सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत आधारशिला प्रदान करते हैं। ये 3-4 शब्द क्या कौन कौन से? भाई अहिंसा, सत्य, विश्व बंधुत्व, सर्वोदय और मानवता के सिद्धांत। ठीक है, गांधी जी का मानना था कि विश्व शांति और सहयोग मार्ग शक्ति और हिंसा और प्रभुत्व से नहीं, बल्कि नैतिकता और से अस्तित्व और पारस्परिक सम्मान से होकर गुजरता है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए गांधीवादी दृष्टिकोण क्या कहते हैं कि अहिंसा पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय संबंध। गांधी जी के अनुसार राष्ट्रों के बीच संबंधों का आधार अहिंसा होना चाहिए। युद्ध और सैन्य शक्ति समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं दे सकते। ठीक है, युद्ध से मतलब प्रॉपर समाधान नहीं है। विवादों का समाधान संवाद, समझौते और शांतिपूर्ण तरीकों से किया जाना चाहिए। ठीक है, बातों के जरिए। और सेकंड पॉइंट है सत्य और नैतिकता का महत्व। भाई गांधी जी का विश्वास था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को नैतिक मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। राष्ट्रों को अपने स्वार्थों की बजाय सत्य, न्याय और ईमानदारी का पालन करना चाहिए। नैतिक आचरण ही स्थायी सहयोग का संभव बनाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है विश्व बंधुत्व की भावना। गांधी जी संपूर्ण मानवता को एक परिवार मानते थे। उनका विचार था कि सभी राष्ट्र समान हैं, उन्हें परस्पर समानता, सहयोग की भावना से कार्य करना चाहिए। यह विश्व बंधुत्व और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का मूल आधार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि सर्वोदय का सिद्धांत। गांधी जी का सर्वोदय सिद्धांत सभी के कल्याण पर आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका अर्थ है कि विकास और प्रगति का लाभ सभी देशों, विशेषकर गरीबी विकासशील देशों तक पहुँचना चाहिए। किसी एक राष्ट्र की समृद्धि दूसरे के शोषण पर आधारित नहीं होना चाहिए। 5th पॉइंट है कि उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध। भाई गांधी जी ने गुलामी को अस्वीकार किया। गांधी जी ने उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद और किसी भी प्रकार के प्रभुत्व का विरोध किया। उनका मानना था कि वास्तविक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तभी संभव है जब सभी राष्ट्र स्वतंत्र, समान और सम्मानजनक स्थिति में हों, मतलब सबके लिए समानता का व्यवहार। ठीक है, अगला है 6 पॉइंट का आर्थिक न्याय और सहयोग। भाई गांधी जी ने आर्थिक शोषण और अत्यधिक प्रतिस्पर्धा का विरोध किया। उनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध न्यायपूर्ण, संतुलित और मानव कल्याण पर आधारित होने चाहिए। समृद्ध राष्ट्र को कमजोर देशों के विकास में सहयोग करना चाहिए, मतलब जो विकसित देश है उन्हें विकासशील देशों की सहायता करनी चाहिए। निःशस्त्रीकरण और विश्व शांति। गांधी जी ने हथियार की होड़ को मानवता के लिए खतरा मानते थे। उन्होंने निःशस्त्रीकरण तथा शांति स्थापना का समर्थन किया। उनका विश्वास था कि विश्व शांति को बिना अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और स्थायी नहीं हो सकता है। अब 8वां पॉइंट कहता है कि पर्यावरण जिम्मेदार। भाई आप 6 पॉइंट ही लिखे हैं, बहुत इनफ होते हैं, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट लिखे हुए हैं ताकि आपको 10 पॉइंट पढ़ोगे कम से कम 6 तो याद रहेंगे ही। ठीक है, गांधी जी ने सादगी और सीमित उपभोग पर बल दिया। उनके विचार आज पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास क्षेत्र में अत्यंत प्रासंगिक है। वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। ठीक है, और गांधीवादी दृष्टिकोण की प्रासंगिकता क्या कहती है? विश्व शांति और संघर्ष के समाधान में सहायक है। संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक सहयोग की भावना को मजबूत करता है। ये जलवायु परिवर्तन, गरीबी और असमानता जैसी वैश्विक समस्याओं के समाधान में उपयोगी है। मानवाधिकार, न्याय और सतत विकास को बढ़ावा देता है। राष्ट्रों के बीच विश्वास और सहयोग की संस्कृति को विकसित करता है। इसके अलावा निष्कर्ष क्या निकलता है? अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संबंध में गांधीवादी दृष्टिकोण अहिंसा, सत्य, विश्व बंधुत्व और सर्वोदय और न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। जो परिचय में लिखा है वही लिख देते हैं हम, निष्कर्ष में बेटर निकलता है। सभी पॉइंटों को लिख देते हैं तो वो निष्कर्ष में आ जाता है। गांधी जी ने ऐसे विश्व की कल्पना की थी जहां राष्ट्र शक्ति और प्रभुत्व की बजाय सहयोग, समानता और नैतिकता के आधार पर संबंध स्थापित करें। वर्तमान वैश्विक चुनौतियों के दौर में गांधीवादी दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय शांति, सतत विकास और मानव कल्याण के लिए अत्यंत प्रासंगिक और मार्गदर्शक सिद्ध होता है। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 6 के भय से मुक्ति, फियर फ्रॉम फ्रीडम और अभाव से मुक्ति।
की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो परिचय में आप क्या लिखोगे कि मानव सुरक्षा की अवधारणा का उद्देश्य केवल राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना नहीं है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षित, सम्मानजनक और बेहतर जीवन प्रदान करना है। अरे वो मानव सुरक्षा का मुख्य अवधारणा या उद्देश्य क्या है कि भाई इससे केवल राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना नहीं है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षित, सम्मानजनक और बेहतर जीवन प्रदान करना है। 1994 यानी 1994 की यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की मानव विकास रिपोर्ट में मानव सुरक्षा के 2 प्रमुख आधार बताए गए। भय से मुक्ति यानी फ्रीडम फ्रॉम फियर और अभाव से मुक्ति यानी फ्रीडम फ्रॉम वांट। ये दोनों अवधारणाएं मानव सुरक्षा के केंद्र में हैं और मानव जीवन को हिंसा, असुरक्षा, गरीबी तथा वंचना से मुक्त बनाने में प्रयास करती हैं। ठीक है। इसका पहला पॉइंट है भय से मुक्ति। भाई भय से मुक्ति का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को हिंसा, युद्ध, आतंकवाद, अपराध, उत्पीड़न, राजनीति, दमन तथा मानव अधिकार के उल्लंघन से सुरक्षा प्राप्त हो। इसका उद्देश्य ऐसा वातावरण बनाना है जिससे लोग बिना किसी डर और असुरक्षा के जीवन व्यतीत कर सकें। भय का सिंपल सा अर्थ क्या निकलता है कि हिंसा, युद्ध, आतंकवाद और अपराध और उत्पीड़न और राजनीतिक दमन से आज़ादी या सुरक्षा है। ठीक है। अब भय से मुक्ति प्रमुख तत्व क्या है भाई? युद्ध और सशस्त्र संघर्षों से सुरक्षा, आतंकवाद और हिंसा से संरक्षण, मानवाधिकारों की रक्षा और राजनीतिक दमन और अत्याचार से मुक्ति, कानून का शासन तथा न्याय की उपलब्धता, व्यक्तिगत और समुदाय की सुरक्षा। देखो क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन यही रहते हैं, क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है। अभी आपने MPSC 8 का पेपर दिया होगा, उससे क्वेश्चन वही आए हुए थे, बट क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है। ठीक है। तो क्वेश्चन वही रहते हैं, बट आपको उसका आंसर अपने हिसाब से लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन को समझोगे तभी आपको आंसर लिख पाओगे। उन्हीं क्वेश्चन में से आंसर दिए थे, वैसे क्वेश्चन यही रहेंगे, बट क्वेश्चन घुमा के पूछा जाएगा आपसे। ठीक है। और महत्व क्या है इसका? महत्व की बात करें तो भयमुक्त वातावरण में व्यक्ति अपनी क्षमताओं का विकास कर सकता है, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले सकता है तथा सम्मान पूर्वक जीवन जी सकता है। इसीलिए शांति और सुरक्षा मानव विकास की आधारशिला है। ठीक है। अभाव से मुक्ति का क्या अर्थ है भाई? अभाव से मुक्ति का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो और उसे गरीबी, भूख और बेरोजगारी, अशिक्षा, बीमारी जैसी समस्याओं का सामना न करना पड़े। यह अवधारणा मानव कल्याण और विकास पर विशेष बल देती है। अब अभाव से मुक्ति के तत्व क्या हैं भाई? अभाव से मुक्ति के तत्व है कि भोजन और पोषण की उपलब्धता, रोजगार और आय में अवसर, शिक्षा की सुविधा, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, स्वस्थ पेयजल और आवास और सामाजिक सुरक्षा और कल्याण की योजनाएं। ठीक है। ये इसके प्रमुख तत्व हैं। इसका महत्व की बात करूँगा, जब व्यक्ति को मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होती है तब सम्मानजनक और उत्पादक जीवन जी सकता है। इससे गरीबी और असमानता कम होती है तथा समाज में स्थिरता और विकास में बढ़ावा मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि भय से मुक्ति और अभाव से मुक्ति में संबंध क्या है? भय से मुक्ति और अभाव से मुक्ति में क्या संबंध है भाई? दोनों अवधारणा एक दूसरे के पूरक हैं। यदि कोई एक व्यक्ति हिंसा और युद्ध से भय से मुक्त है लेकिन गरीबी और भूख से पीड़ित है तो वह उसकी सुरक्षा दूरी है। इसी प्रकार यदि उसकी आर्थिक आवश्यकताएं पूरी हैं लेकिन वह हिंसा और दमन के डर से जी रहा है तब भी वह सुरक्षित नहीं माना जा सकता है। इसीलिए वास्तविक मानव सुरक्षा के लिए भय और अभाव दोनों से मुक्ति आवश्यक है। ठीक है। और गांधीवादी दृष्टिकोण की बात करूँ तो महात्मा गांधी का विचार था कि प्रत्येक व्यक्ति को भयमुक्त और सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए। अहिंसा, सत्य, सर्वोदय और ग्राम स्वराज के माध्यम से उन्होंने ऐसे समाज की कल्पना की जहाँ ना तो हिंसा का भय हो और ना ही गरीबी तथा शोषण का अभाव। इस प्रकार गांधीवादी दर्शन मानव सुरक्षा की इन दोनों अवधारणाओं को सुदृढ़ आधार प्रदान करता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष भय से मुक्ति और अभाव से मुक्ति मानव सुरक्षा की 2 आधारभूत एवं परस्पर पूरक अवधारणाएं हैं। पहले व्यक्ति को हिंसा, संघर्ष और दमन से सुरक्षा प्रदान करती है, जबकि दूसरी उसकी आर्थिक और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करती है। एक न्यायपूर्ण, शांतिपूर्ण, समावेशी समाज का निर्माण के लिए दोनों प्रकार की मुक्ति आवश्यक है, यदि मानव सुरक्षा और मानव विकास का मूल उद्देश्य है। ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, सीधे सीधे पॉइंट थे, आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि मानव अधिकार, मानव सुरक्षा और मानव विकास के बीच संबंध की व्याख्या कीजिए। मानव अधिकार क्या होते हैं, मानव सुरक्षा क्या होती है, मानव विकास के बीच क्या संबंध है? अब भाई पहले आप परिचय में क्या लिखोगे? आधुनिक विश्व में मानव अधिकार, मानव सुरक्षा और मानव विकास ऐसी महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं जिनका केंद्र बिंदु मानव कल्याण और मानव गरिमा है। यद्यपि तीनों अलग अलग अवधारणाएं हैं, फिर भी इनके बीच
गहरा और घनिष्ठ संबंध है। मानव अधिकार व्यक्ति के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा करते हैं। मानव सुरक्षा उसे विभिन्न खतरों से सुरक्षा प्रदान करती है तथा मानव विकास उसकी क्षमताओं और अवसरों का विस्तार करता है। इसीलिए ये तीनों एक दूसरे के पूरक एवं अन्योन्य सारित हैं। ठीक है। अब मानव अधिकार का अर्थ की बात करूँ तो मानव अधिकार के मूलभूत अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को केवल मानव होने के कारण प्राप्त होते हैं। इसमें जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार और सम्मानजनक जीवन का अधिकार शामिल है। मानव अधिकार मानव गरिमा और न्यायपूर्ण समाज की आधारशिला है। ठीक है। और मानव सुरक्षा का अर्थ क्या है भाई? मानव सुरक्षा का तात्पर्य व्यक्ति भय, हिंसा, गरीबी, भूख, बीमारी और अन्य खतरों से सुरक्षा प्रदान करना है। मानव सुरक्षा का अर्थ 1994 की यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम रिपोर्ट के अनुसार, ये रिपोर्ट आपको याद रखनी है स्पेशली इस पूरे पेपर में। ठीक है। मानव सुरक्षा का उद्देश्य लोगों को भय से मुक्ति और अभाव से मुक्ति प्रदान करना था। ठीक है। विकास का अर्थ क्या है भाई? मानव विकास का अर्थ है लोगों की क्षमताओं, अवसरों और जीवन की गुणवत्ता का विस्तार करना। इसके अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक न्याय और मानव कल्याण को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है। इसका उद्देश्य लोगों को अपनी पूर्ण क्षमता के विकास का अवसर प्रदान करना है। ठीक है। और मानव अधिकार, मानव सुरक्षा, मानव विकास के बीच संबंध क्या है तीनों में भाई? मानव केंद्रित दृष्टिकोण तीनों का क्या है भाई? तीनों का केंद्र क्या? मानव है। तीनों अवधारणाओं का केंद्र मानव है। इसका उद्देश्य व्यक्ति के जीवन को सुरक्षित, सम्मानजनक और समृद्ध बनाना है। राज्य की शक्ति के बजाय मानव कल्याण को प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है। मानव अधिकार और मानव सुरक्षा का आधार, जब लोगों को जीवन, स्वतंत्रता, समानता जैसे अधिकार सुरक्षित होते हैं तब वे भय और असुरक्षा से मुक्त रहते हैं। मानव अधिकार का संरक्षण मानव सुरक्षा को मजबूत बनाता है। भाई मानव सुरक्षा और मानव विकास की पूर्व शर्त, अब भाई क्या शर्त है कि यदि समाज में हिंसा, आतंकवाद, युद्ध और बीमारी, असुरक्षा होगी तो विकास की प्रक्रिया बाधित हो जाएगी। इसलिए मानव विकास के लिए सुरक्षित वातावरण आवश्यक है। और फोर्थ पॉइंट क्या कहता है भाई? फोर्थ पॉइंट कहता है कि मानव विकास के मानव अधिकारों को सशक्त बनाना। अब इसका मतलब क्या है भाई? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की उपलब्धता और लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाती है तथा उन्हें अधिकारों का उपयोग करने में सक्षम बनाती है। इस प्रकार मानव विकास मानव अधिकारों को प्रभावी क्रियान्वयन में सहायता करता है। ठीक है। गरीबी उन्मूलन में योगदान, गरीबी मानवाधिकार के हनन, असुरक्षा और अविकास का प्रमुख कारण है। मानव विकास गरीबी को कम करता है और मानव सुरक्षा लोगों को आर्थिक संकट से बचाती है और मानव अधिकार समान अवसर सुनिश्चित करते हैं। ठीक है। मानव गरिमा की रक्षा की बात करूँ तो मानव अधिकार व्यक्ति की गरिमा को मान्यता देते हैं। मानव सुरक्षा उसकी रक्षा करती है और मानव विकास को बेहतर जीवन और जीवन के अवसर प्रदान करता है। इस प्रकार तीनों मिलकर मानव गरिमा को सुदृढ़ बनाते हैं। ठीक है भाई। सिंपल पॉइंट है सारे, जैसे मानव गरिमा की रक्षा, गरीबी उन्मूलन और मानव सुरक्षा, ये सारे सिंपल पॉइंट है सारे। और सतत और समावेशी विकास में योगदान, भाई मानव अधिकार समानता और न्याय सुनिश्चित करते हैं। मानव सुरक्षा स्थिरता प्रदान करती है तथा मानव विकास लोगों की क्षमताओं का विस्तार करता है। इसलिए तीनों मिलकर सतत और समावेशी विकास को बढ़ावा देते हैं। सिंपल सा पॉइंट। आगे बढ़ते हैं भाई। गांधीवादी परिप्रेक्ष्य, अब गांधी जी के क्या विचार हैं इसमें? महात्मा गांधी ने सत्य, अहिंसा, सर्वोदय और सामाजिक न्याय के सिद्धांत को मानवाधिकार और मानव सुरक्षा और मानव विकास की अवधारणाओं से गहराई से जुड़े हुए हैं। ठीक है। गांधी जी ने ऐसे समाज की कल्पना की थी जहाँ प्रत्येक व्यक्ति सम्मान, समानता, सुरक्षा और विकास के अवसर प्राप्त हो। ठीक है। निष्कर्षतः क्या निकलता है? मानव अधिकार, मानव सुरक्षा और मानव विकास को परस्पर जुड़े हुए हैं एवं एक दूसरे के पूरक हैं। मानव अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करता है और मानव सुरक्षा उसे भय और अभाव से मुक्त करती है तथा मानव विकास उसकी क्षमताओं और अवसरों में विस्तार करती है। इन तीनों के समन्वित विकास के बिना एक न्यायपूर्ण, शांतिपूर्ण और समावेशी समाज की स्थापना संभव नहीं है। अंततः मानव कल्याण और सतत विकास के लिए तीनों अवधारणाओं के साथ साथ प्रोत्साहित करना आवश्यक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय पर चर्चा। अब परिचय क्या निकलता है भाई? खाद्य सुरक्षा मानव सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण आयाम है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को हर समय पर्याप्त, सुरक्षित, पौष्टिक और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध हो। ठीक है। और ताकि वह स्वस्थ एवं सक्रिय जीवन व्यतीत कर सके। खाद्य सुरक्षा केवल भोजन की उपलब्धता तक सीमित नहीं है बल्कि भोजन तक पहुंच, उसका उचित उपयोग तथा उसी निरंतर उपलब्धता इसमें शामिल है। खाद्य सुरक्षा मतलब क्या हुआ कि लोगों को नॉर्मली जो बेसिक नीड है मतलब खाने की, वो पूरी हो।
ठीक है, उसकी उपलब्धता उसे मिले। विश्व में अनेक देशों में, विशेषकर विकासशील देशों में, गरीबी, जनसंख्या वृद्धि, जलवायु परिवर्तन और संसाधनों की कमी के कारण खाद्य सुरक्षा एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। इसलिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपायों की आवश्यकता है। वो बहुत सारे देश में, खासकर दक्षिण अफ्रीका जैसी कंट्री में तो बहुत सारे इलाकों में लोग खाना के लिए अन्न ही नहीं होता है, अनाज ही नहीं होता है, इसलिए वो मिट्टी खाते हैं। ठीक है, मिट्टी जैसी चीज़। ठीक है, और भी भारत में ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर लोगों को, छोटे बच्चों को खाना नसीब नहीं होता है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य ये है कि ऐसे लोगों तक भोजन की उपलब्धता कराना है। ठीक है, अब खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का उपाय क्या? कृषि उत्पादन में वृद्धि। खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है। आधुनिक कृषि तकनीकों, उन्नत बीजों और सिंचाई सुविधा, जैविक खेती तथा वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों को अपनाकर खाद्य उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। किसानों की आर्थिक सहायता। भाई किसानों को उचित मूल्य, सस्ती ऋण सुविधा, कृषि बीमा तथा तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इससे कृषि क्षेत्र में मजबूत होगा और खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि होगी। और नेक्स्ट है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस को सुदृढ़ बनाना। भाई गरीबी और जरूरतमंद लोगों को सस्ते दरों में खाद्यान्न पहुंचाने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावित बनाना आवश्यक है। इसलिए खाद्यान्न को न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ठीक है, राशन प्रणाली। आगे की गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन। भोजन की उपलब्धता सभी सार्थक है जब लोगों के पास उसे खरीदने की क्षमता हो। ठीक है, इसीलिए गरीबी कम करने तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने में विशेष ध्यान देना चाहिए। आगे आपका पॉइंट नंबर 5, खाद्यान्न भंडारण और वितरण को वितरण व्यवस्था में सुधार। भाई उत्पादित खाद्यान्न का एक बड़ा भाग भंडारण और परिवहन की कमी के कारण नष्ट हो जाता है। ठीक है, आधुनिक गोदामों, कोल्ड स्टोरेज तथा बेहतर परिवहन व्यवस्था के माध्यम से इस समस्या को कम किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 6 है जल और प्राकृतिक संसाधनों संरक्षण। भाई जलवायु परिवर्तन, जल संकट कृषि उत्पादन को प्रभावित करते हैं। वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण तथा प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देना आवश्यक है। ठीक है, सतत का मतलब तो आपको पता है, फ्यूचर के लिए संसाधनों को बचाकर या फिर उसके हिसाब से प्रयोग करना। पोषण सुरक्षा पर बल। खाद्य सुरक्षा का उद्देश्य केवल पेट भरना नहीं है बल्कि पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना भी है। इसलिए संतुलित आहार, पोषण कार्यक्रम, मध्याह्न भोजन योजना तथा आंगनबाड़ी सेवाओं को मजबूत किया जाना चाहिए। ठीक है, अगला कि महिलाओं का सशक्तिकरण। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की कृषि और खाद्य प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा, प्रशिक्षण, संसाधनों तक उनकी पहुंच बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत किया जा सकता है। ठीक है, 9 पॉइंट है सतत कृषि का विकास। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशक में अत्यधिक उपयोग से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। इसीलिए जैविक खेती और सतत कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रभावी सरकारी नीतियाँ। भाई सरकार को खाद्य सुरक्षा संबंधित योजनाओं जैसे कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी NFSA, सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा पोषण कार्यक्रम को प्रभावित क्रियान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए। ठीक है, और आगे है कि गांधीवादी दृष्टिकोण और खाद्य सुरक्षा। महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज, स्वावलंबन और स्थानीय उत्पादन पर बल दिया। उनका मानना था कि प्रत्येक गांव को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करने में सक्षम होना चाहिए। गांधी जी का यह दृष्टिकोण खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। स्थानीय कृषि, कुटीर उद्योग और संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण को खाद्य सुरक्षा में कम किया जा सकता है। ठीक है, ये गांधी जी का दृष्टिकोण था। निष्कर्ष क्या निकलता है भाई? खाद्य सुरक्षा मानव जीवन, स्वास्थ्य और विकास को आधारशिला है। इसे सुनिश्चित करने के लिए कृषि उत्पादन बढ़ाने, गरीबी उन्मूलन, प्रभावी वितरण प्रणाली और पोषण सुरक्षा, संसाधन संरक्षण तथा सतत विकास को बढ़ावा देना आवश्यक है। खाद्य सुरक्षा केवल आर्थिक मुद्दा नहीं है बल्कि सामाजिक न्याय और मानव अधिकारों से जुड़ा हुआ विषय है। अतः सरकार, समाज और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मिलकर ऐसे प्रयास करने चाहिए जिससे प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त और पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कि भारत और ग्रामीण श्रमिकों यानी असंगठित श्रम की समस्याओं का वर्णन कीजिए। अब असंगठित श्रम के बारे में बताना है भाई। भारत की अर्थव्यवस्था परिचय में क्या लिखना है आपको कि भारत की अर्थव्यवस्था में ग्रामीण श्रमिक के तथा असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का महत्वपूर्ण योगदान है। कृषि, निर्माण कार्य, कुटीर उद्योग, कुटीर मतलब छोटे उद्योग, घरेलू कार्य, छोटे व्यापार तथा अन्य क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग असंगठित श्रम के रूप में कार्य करते हैं।
भारत की कुल कार्यशील जनसंख्या का एक बड़ा भाग असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है। इसके बावजूद भी श्रमिक अनेक आर्थिक, सामाजिक तथा कार्यस्थल संबंधी समस्याओं का सामना करते हैं। इनकी असुरक्षित स्थिति मानव सुरक्षा और मानव विकास के लिए एक गंभीर चुनौती है। अब बस ग्रामीण श्रमिक असंगठित श्रम की प्रमुख समस्या है भाई कम मजदूरी और आय की अस्थिरता। भाई ग्रामीण एवं असंगठित श्रमिकों को अक्सर न्यूनतम मजदूरी से भी कम भुगतान दिया जाता है। मतलब उनको इतना कम पैसा जो सरकार ने न्यूनतम डेली का पे रखा हुआ उससे भी कम दिया जाता है और उनकी आय नियमित नहीं होती, जिसके कारण उन्हें आर्थिक असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। अब रोजगार की अनिश्चितता। वही अधिकांश ग्रामीण श्रमिक मौसमी रोजगार पर निर्भर रहते हैं। कृषि कार्य वर्ष भर उपलब्ध नहीं होता है, जिससे बेरोजगारी और अल्प रोजगार की समस्या उत्पन्न होती है। अब सामाजिक सुरक्षा का अभाव। भाई असंगठित श्रमिक को भविष्य निधि यानी पीएफ, पेंशन, स्वास्थ्य बीमा, मातृत्व लाभ और दुर्घटना बीमा जैसी सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं सामान्यतः प्राप्त नहीं होती हैं। प्राइवेट सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं होता, जाहिर सी बात है। इससे उनका जीवन अधिक असुरक्षित हो जाता है। आगे खराब कार्य की परिस्थिति। कई श्रमिक असुरक्षित और अस्वस्थ का वातावरण में कार्य करते हैं और कार्यस्थल पर सुरक्षा उपकरण और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण दुर्घटना में बीमारियों में खतरा बना रहता है। और 5 पॉइंट अशिक्षा और कौशल की कमी। भाई ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और प्रशिक्षण के अवसर सीमित होने के कारण अधिकांश श्रमिक के पास आधुनिक कौशल नहीं होते हैं। इससे उनकी उत्पादकता में आय दोनों प्रभावित होते हैं। अब छठा, ऋणग्रस्तता और आर्थिक शोषण। कम आय और आर्थिक संकट के कारण उनके श्रमिक साहूकार से ऊंचे व्यवसाय ऋण लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इससे वे ऋण के जाल में फंस जाते हैं, उनका शोषण बढ़ता है। ठीक है। सारे पॉइंट महिला श्रमिक की समस्या। और ग्रामीण और असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं को समान कार्य के लिए कम मजदूरी, लैंगिक भेदभाव तथा दोहरे कार्यभार ये समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है। आगे अगला पॉइंट है 8वां, श्रमिक संगठन का अभाव। भाई असंगठित क्षेत्र में अधिकांश श्रमिक किसी श्रमिक संगठन या यूनियन से जुड़े नहीं होते हैं और परिणाम स्वरूप वे अपने अधिकारों को प्रभावी ढंग से रक्षा नहीं कर पाते हैं। ठीक है। 9, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी समस्याएं। कम आय, गरीबी कारण श्रमिक को पर्याप्त भोजन, स्वास्थ्य सेवाएं और पोषण उपलब्ध नहीं हो पाता है, जिससे उनका स्वास्थ्य प्रभावित होता है। 10वां पॉइंट है कि पलायन की समस्या। भाई रोजगार से सीमित अवसरों के कारण ग्रामीण श्रमिक शहरों की ओर पलायन करते हैं रोजगार के लिए और वहाँ भी उन्हें अस्थायी रोजगार, खराब आवास और असुरक्षित जीवन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। सिंपल। आगे बढ़ते हैं, समस्याओं का समाधान और उपाय। भाई इसके उपाय क्या हैं? भाई न्यूनतम मजदूरी कानून को प्रभावी क्रियान्वयन करना, मतलब भाई न्यूनतम मजदूरी दिलाना कम से कम। रोजगार के अवसरों में वृद्धि तथा ग्रामीण उद्योगों का विकास करना। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को विस्तार करना। शिक्षा और कौशल के विकास के कार्यक्रम को बढ़ावा देना। महिला श्रमिकों के लिए समान वेतन और सुरक्षा सुनिश्चित करना और श्रमिक संगठनों को मजबूत बनाना। स्वास्थ्य और आवास सुविधा को विस्तार करना। ठीक है। और गांधीवादी दृष्टिकोण की बात करूं तो महात्मा गांधी ने श्रम की गरिमा, ग्राम स्वराज और स्वावलंबन पर बल दिया। उनका मानना था कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाकर तथा कुटीर एवं लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करके ग्रामीण श्रमिकों की स्थिति में सुधार लाया जा सकता है। गांधी जी को सर्वोदय और सामाजिक न्याय के सिद्धांत को श्रमिक कल्याण की दिशा महत्वपूर्ण मार्गदर्शक प्रदान करते हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है कि निष्कर्षतः ग्रामीण और संगठित क्षेत्रों में श्रमिक भारतीय अर्थव्यवस्था में रीढ़ है, मतलब रीढ़ की हड्डी के रूप में काम करते हैं, किंतु वे अनेक सामाजिक, आर्थिक और कार्यस्थलीय समस्याओं से जूझ रहे हैं। इन समस्याओं का समाधान केवल आर्थिक विकास से नहीं बल्कि सामाजिक न्याय, श्रमिक अधिकारों की रक्षा और प्रभावी सरकारी नीतियों के माध्यम से ही संभव है। ग्रामीण श्रमिकों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करना समावेशी विकास तथा मानव सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है। तो इसका मैंने जैसा आपको बताया, आप बना के लिखना अपने हिसाब से तो बेटर रहेगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मानव सुरक्षा और शांति निर्माण के संबंध में की महत्व की व्याख्या कीजिए। भाई मानव सुरक्षा और शांति निर्माण के संबंध में बताना है। परिचय की बात करें तो इसमें है कि वर्तमान विश्व युद्ध, आतंकवाद, जातीय संघर्ष, गरीबी, असमानता, पर्यावरणीय संकट तथा मानवाधिकार के उल्लंघन जैसी समस्या मानव जीवन और विकास के लिए गंभीर चुनौतियाँ उत्पन्न कर रही हैं। इन चुनौतियों के समाधान के लिए मानव सुरक्षा और शांति निर्माण की अवधारणा अत्यंत महत्वपूर्ण है। मानव सुरक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को भय, हिंसा और अभाव से मुक्त करना है, जबकि शांति निर्माण का उद्देश्य संघर्षों के मूल कारणों को समाप्त कर स्थायी या सकारात्मक शांति की स्थापना करना है। दोनों अवधारणाएं परस्पर पूरक हैं और एक दूसरे को सुदृढ़ बनाती हैं। ठीक है।
भाई मानव सुरक्षा का अर्थ वैसे हम ऊपर कई बार पढ़ चुके हैं, फिर दोबारा से पढ़ लेते हैं। ऐसे ही आपको लिखना है जैसे मैंने लिखा हुआ है। मानव सुरक्षा का अर्थ है कि आज से व्यक्ति को हिंसा, गरीबी, भुखमरी, बीमारी, पर्यावरणीय संकट और अन्य खतरों से सुरक्षा प्रदान करना है। सेम पॉइंट है जो ऊपर पढ़ा है। 1994 की यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार मानव सुरक्षा का उद्देश्य लोगों को भय से मुक्ति और अभाव से मुक्ति प्रदान करना है। अब शांति निर्माण का अर्थ क्या है भाई? शांति निर्माण की वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से संघर्ष और हिंसा के मूल कारणों को दूर करके स्थायी शांति स्थापित की जाती है। इससे सामाजिक न्याय, संवाद, मेल मिलाप, लोकतंत्र और मानव अधिकार की रक्षा तथा विकास को बढ़ावा दिया जाता है। इसका उद्देश्य केवल युद्ध रोकना नहीं बल्कि एक शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करना होता है। ठीक है। मानव सुरक्षा और शांति निर्माण के बीच संबंध की बात करूँ, दोनों का केंद्र मानव कल्याण है। इसका भी मानव का कल्याण करना है भाई। मानव सुरक्षा और शांति दोनों व्यक्ति केंद्रित अवधारणा है। दोनों का उद्देश्य मानव और जीवन को सुरक्षित, सम्मानजनक और भयमुक्त बनाना है। मानव सुरक्षा शांति निर्माण का आधार भाई, जब लोगों को मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं तो समाज में गरीबी, भेदभाव तथा असमानता होती है। दूसरा पॉइंट है ये। और तब संघर्ष और हिंसा की संभावना बढ़ जाती है। मानव सुरक्षा इन समस्याओं को कम करके शांति निर्माण के अनुकूल वातावरण तैयार कर सकता है। थर्ड पॉइंट है कि शांति निर्माण मानव सुरक्षा को मजबूत करना। स्थायी शांति स्थापना होने पर हिंसा, युद्ध और असुरक्षा कम होती है। इससे लोगों को बेहतर जीवन, शिक्षा और स्वास्थ्य और विकास के अवसर प्रदान होते हैं, जिससे मानव सुरक्षा सुदृढ़ होती है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है संघर्ष के मूल कारणों का समाधान। मानव सुरक्षा, शांति निर्माण दोनों गरीबी, सामाजिक अन्याय और राजनीतिक दमन और असमानता के संघर्षों को मूल कारणों को दूर करने में बल देते हैं। पांचवा पॉइंट है मानव अधिकारों की रक्षा। मानव अधिकारों का संरक्षण मानव सुरक्षा का महत्वपूर्ण तत्व है। शांति निर्माण की प्रक्रिया भी मानव अधिकारों और न्याय की समानता को बढ़ावा देती है। इसीलिए दोनों का उद्देश्य मानव गरिमा की रक्षा करना है। ठीक है। छठा पॉइंट है सतत विकास को बढ़ावा। जहाँ शांति होती है वहाँ विकास संभव है। ठीक है। और जहाँ विकास होता है वहाँ शांति मौजूद होती है। इस प्रकार मानव सुरक्षा और शांति निर्माण मिलकर सतत विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं। भाई मानव सुरक्षा और शांति के निर्माण का महत्व की बात करूँ तो भाई हिंसा और संघर्ष को रोकथाम, दोनों की अवधारणाएं युद्ध और आतंकवाद को सामाजिक संघर्ष को रोकने में सहायक। सामाजिक न्याय की स्थापना, दूसरा पॉइंट कि समान अवसर, संसाधन का न्यायपूर्ण वितरण और मानव अधिकार रक्षा को बढ़ावा मिलता है। थर्ड पॉइंट है कि मानव विकास का प्रोत्साहन, बस शांतिपूर्ण सुरक्षित वातावरण में शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक विकास की संभावनाएं बढ़ती हैं। फोर्थ पॉइंट है लोकतंत्र और सुशासन को सुदृढ़ करना। मानव सुरक्षा और शांति निर्माण लोकतांत्रिक मूल्यों को, सहभागिता और उत्तरदायी शासन को बढ़ावा देते हैं। और पांचवा पॉइंट बेसिक शांति में सहयोग। ये दोनों अवधारणाएं राष्ट्रों के बीच सहयोग, विश्वास और शांतिपूर्ण से अस्तित्व को प्रोत्साहित करती हैं। अब गांधीवादी दृष्टिकोण की बात करूँ तो भाई महात्मा गांधी ने सत्य, अहिंसा, सर्वोदय और सामाजिक न्याय के माध्यम से शांति मानव सुरक्षा का मार्ग प्रस्तुत किया। उनके अनुसार स्थायी शांति केवल हिंसा की अनुपस्थिति नहीं है बल्कि न्याय, समानता और मानव कल्याण की उपस्थिति है। गांधी जी के विचार मानव सुरक्षा और शांति निर्माण दोनों में नैतिक आधार प्रदान करते हैं। ठीक है। मैं सब में गांधी जी दृष्टिकोण डाला हुआ है, पूछते हैं इसीलिए। निष्कर्ष क्या निकलता है भाई? निष्कर्षतः मानव सुरक्षा और शांति निर्माण एक दूसरे की गहराई से जुड़े हुए हैं। मानव सुरक्षा लोगों को भय और अभाव से मुक्त करती है, जबकि शांति निर्माण संघर्षों के मूल कारणों को समाप्त कर स्थायी शांति स्थापित करता है। दोनों मिलकर मानव अधिकार की रक्षा, सामाजिक न्याय, सतत विकास, मानव कल्याण को बढ़ावा देते हैं। इसलिए वे सुरक्षित, न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण समाज के निर्माण के लिए मानव सुरक्षा और शांति निर्माण को समन्वित और विकास अत्यंत आवश्यक है। भाई 11 क्वेश्चन डाले हुए मैंने टोटल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का राज्य हिंसा और गैर राज्य हिंसा की व्याख्या कीजिए। भाई परिचय की बात करूँ तो भाई हिंसा मानव समाज के लिए एक गंभीर चुनौती है जो शांति, सुरक्षा और विकास को प्रभावित करती है। भाई आधुनिक राजनीति एवं शांति अध्ययन में हिंसा को विभिन्न आधारों में वर्गीकृत किया जाता है। इसमें राज्य हिंसा और गैर राज्य हिंसा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। राज्य हिंसा वह हिंसा है जो राज्य या उसकी संस्थाओं द्वारा की जाती है, जबकि गैर राज्य हिंसा उन व्यक्तियों, समूह या संगठनों द्वारा की जाती है जो राज्य की औपचारिक संरचना हिस्सा नहीं होते हैं। ठीक है। दोनों प्रकार की हिंसा मानव सुरक्षा और सामाजिक शांति के लिए खतरा उत्पन्न करती है। अब राज्य हिंसा का अर्थ क्या है? भाई जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि राज्य हिंसा तात्पर्य उस हिंसा से जो सरकार, सेना, पुलिस और अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा नागरिक अथवा अन्य समूह के विरुद्ध प्रयोग की जाती है। यद्यपि राज्यों को
कानून द्वारा व्यवस्था बनाए रखने का अधिकार प्राप्त होता है, लेकिन जब वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है और नागरिक के अधिकारों का हनन करता है तब वह राज्य हिंसा के रूप में ले लेता है। अब राज्य हिंसा का प्रमुख रूप है पुलिस अत्याचार, हिरासत में मारपीट या यातना, अवैध कार्रवाई करना, राजनीतिक दमन, विरोध प्रदर्शन और असहमति को बलपूर्वक दबाना। तीसरा कि मानवाधिकारों का उल्लंघन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों का हनन करना। सैन्य दमन यानी किसी क्षेत्र या समुदाय पर अत्यधिक बल प्रयोग करना। तानाशाही शासन या सत्ता बनाए रखने के लिए हिंसात्मक उपायों का प्रयोग करना। और राज्य हिंसा का प्रभाव की बात करूँ भाई, मानवाधिकार का हनन होता है, नागरिक में भय और असुरक्षा की भावना आती है, लोकतांत्रिक मूल्य कमजोर हो जाते हैं, राज्य और नागरिक के बीच विश्वास में कमी आती है। गैर राज्य हिंसा की बात करूँ तो भाई नॉन स्टेट वायलेंस की बात करूँ तो गैर राज्य हिंसा बेहिंसा जैसे व्यक्तियों, समूहों और संगठनों द्वारा की जाती है जो राज्य की आधिकारिक संस्थाओं का हिस्सा नहीं होते। ये समूह अपने राजनीतिक, धार्मिक, वैचारिक या फिर आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हिंसा का प्रयोग करते हैं। और गैर राज्य हिंसा का प्रमुख रूप की बात करूँ तो आतंकवाद, भय और अस्थिरता फैलाने में हिंसात्मक कार्य करते हैं। उग्रवाद और विद्रोह, राज्य के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष करते हैं। सांप्रदायिक हिंसा, धर्म या समुदाय के आधार पर हिंसा करते हैं। जातीय संघर्ष करते हैं तो जाति या नस्ल के आधार पर टकराव। असंगठित अपराध यानी माफिया, तस्करी और अपराधी गिरोह द्वारा हिंसा। गैर राज्य हिंसा के प्रभाव की बात करूँ तो भाई सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होती है, जनधन की हानि होती है, विकास के कार्यों में बाधा होती है, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होता है और इसके अलावा से जान माल की भी हानि होती है। ठीक है, तो ये भी इसमें लिख लेना, मैं लिखना भूल गया। और राज्य हिंसा के गैर राज्य हिंसा में अंतर भाई, जो ये पर्पल कलर का है वो राज्य हिंसा है, जो ब्लैक कलर का है वो गैर राज्य हिंसा है। ठीक है, करता है इसमें भाई राज्य, पुलिस और सेना और सरकारी संस्थाओं द्वारा होता है। इसमें व्यक्ति, संगठन, उग्रवादी, आतंकवादी द्वारा समूह के द्वारा होता है। राज्य हिंसा में भाई राज्य के पास वेद शक्ति होती है लेकिन दुरुपयोग हिंसा बन जाता है। और इसमें सामान्यतः अवैध और कानूनी विरोधी होते हैं। और उद्देश्य क्या, नियंत्रण और शासन का दमन करना। और इसका उद्देश्य कि राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक वैचारिक लक्ष्य करना। उदाहरण के लिए पुलिस अत्याचार, सैन्य दमन। और उसका उदाहरण है आतंकवाद, विद्रोह और सांप्रदायिक हिंसा। प्रभाव की बात करूँ तो नागरिक अधिकारों का हनन होता है। और उसकी गैर राज्य हिंसा की बात करूँ तो सामाजिक और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा होता है। ठीक है, अब गांधीवादी दृष्टिकोण क्या है इसका भी, महात्मा गांधी राज्य हिंसा और गैर राज्य हिंसा दोनों का विरोध करते हैं। उनका विश्वास था कि हिंसा किसी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकती। गांधी जी ने सत्य, अहिंसा और संवाद के माध्यम से संघर्षों के समाधान पर बल दिया। उनके अनुसार न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण समाज की स्थापना केवल अहिंसक संसाधनों द्वारा संभव है। निष्कर्ष क्या निकलता है सभी से भाई, निष्कर्षतः राज्य हिंसा और गैर राज्य हिंसा दोनों मानव सुरक्षा और मानवाधिकारों को सामाजिक शांति के लिए गंभीर खतरे हैं। ठीक है, राज्य हिंसा शक्ति के दुरुपयोग से उत्पन्न होती है जबकि गैर राज्य हिंसा विभिन्न समूह द्वारा अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए की जाती है। एक लोकतांत्रिक, न्यायपूर्ण, शांतिपूर्ण समाज के निर्माण के लिए दोनों प्रकार की हिंसा को नियंत्रित करना तथा अहिंसक संवाद और मानवाधिकारों को बढ़ावा देना आवश्यक है। तो ये आपके टोटल 11 पॉइंट थे। पहली बात ये याद रखना, क्वेश्चन सेम नहीं आते हैं, क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाएगा। सेकेंडली, आपको ये सारे क्वेश्चन पढ़ के जाने हैं क्योंकि सब क्वेश्चन इन्हीं जितने पेपर में तक क्वेश्चन आए हैं वो इन्हीं में से हैं। मैं बीच के 2 पेपर थे उनकी वीडियो बनाना भूल गया। अगर आपको किसी और पेपर की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसकी मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और बाकी में बीच में 2 पेपर आए थे, MGP करके 2 पेपर थे, उनकी वीडियो मैंने नहीं डाली थी और बाकी सबकी मैं वीडियो डाली हुई है। अब वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।